हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार, जो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो हमारी है उससे संबंधित सिलेबस को कवर कर रहा हूं। यह जो तो मुख्य रूप से जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज की, मुख्य रूप से एमपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कोर्स बहुत फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ यह कोर्स एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स की व्यापम के संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये फायदेमंद रहने वाला है। तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस को कवर करूंगा और अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी के एग्जाम के अनुसार। एडवा क्लासेस आपको हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रोजाना जो है तो क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे डेली कर सकते हैं क्लास, मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित क्लास। इसमें आप लोग मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, वहाँ के नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। सुबह 8 बजे आप लोग देशांत सर की क्लास जरूर करिएगा। आपको इसके अलावा 9 बजे भूगोल की क्लास मिलेगी। भूगोल की क्लास आप करिए, वहाँ मैप के थ्रू आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स के द्वारा आप लोग याद करने की तरकीबें भी सीखेंगे। तो भूगोल की क्लास आपको करना है सुबह 9 बजे। इसके अलावा राज्य व्यवस्था की जो हमारी क्लासें चलती है उससे 10 बजे से चलती है, जिसको आप लोग कर ही रहे हैं, तो इसको आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ आप लोग को एप्टीट्यूड की क्लास भी चलती है, वो 3 बजे चलती है। तो एप्टीट्यूड की क्लास भी आप लोग करिए और अपनी तैयारी एक बेहतर तैयारी में बदलिए, और अपनी तैयारी बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा हाल में जाइए और अच्छा परफॉर्मेंस करिए। यही हम लोग का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिए ताकि आप लोग समय से क्लास कर सकें। आज जो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान में कुल 25 भाग है। इस समय वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची, ठीक ना। उनमें से भाग 3 जो है, वो भाग 3 वो मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। तो किस भाग में क्या चीज है उसको आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो भाग 3 में जो हमारा है वो किस बारे में बात कर रहा है, मूल अधिकारों की बात कर रहा है। अब ये जो मूल अधिकार है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये हमारे संविधान के 12 से लेके 35, 12 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में जो तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा रखा है मूल अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। साथ ही साथ जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस मूल अधिकार को किस देश से ग्रहित किए थे या किस देश से प्रेरित होकर लिए हैं, तो ये लिए थे अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो बताएंगे अमेरिका। साथ ही साथ यह भी समझना जरूरी है कि मूल अधिकार को, जो हमारे मूल अधिकार है ये न्यायोचित है, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो इसके लिए जो तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी मूल अधिकारों के अलग उल्लंघन होता है आपके, तो आप लोग डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। तो ये न्यायोचित है और यही वजह है कि इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस चीज को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे मूल अधिकार को। ये जो भाग 3 में है, तो भाग 3 का जो मूल अधिकार है उसको भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम लोग भारत की जो मूल अधिकार है उसका पहला जो आर्टिकल्स है, मतलब आर्टिकल नंबर 12 है, मूल अधिकारों से संबंधित जो पहला आर्टिकल है वो परिभाषा की बात करता है। किस चीज की बात कर रहा है? परिभाषा से। और इसमें किस चीज की परिभाषा दी जाएगी? राज्य की परिभाषा। आपको यह समझना होगा इसके द्वारा कि राज्य क्या है उसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार आएगी, संसद आएंगे, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार होगी, विधान मंडल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। यानी कि अगर राज्य शब्द आया है तो राज्य का मतलब ये नहीं होगा कि मध्य प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य, ये मत समझिएगा। जो यहाँ पर परिभाषित, अगर अन्यथा न लिखा होगा तो जो इस भाग में जितना भी हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बारे में बात कर रहा है कि यदि वहाँ पर कहीं भी राज्य शब्द आता है और अन्यथा नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको समझेंगे ये भारत सरकार से संबंधित है। पहली बात, किससे संबंधित है? भारत सरकार से।
यहाँ के संसद जो है पार्लियामेंट उससे संबंधित है। और किन चीजों से संबंधित, ध्यान से सब लोग सुनिएगा समझिएगा। राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी सरकारें हैं वो सारी सरकारें हो गई। और विधानमंडल, उनके जो विधानमंडल होते हैं, असेंबली होती है, वो इतना तो ठीक है। अब उसके और भी समझिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, यानी भारत राज्य जो सरकार है, गवर्नमेंट है हमारी, उसके अंतर्गत कोई भी ये संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी अधिकारी हैं, वो सब राज्य समझे जाएंगे, राज्य की डिफिनीशन में आएंगे। यानी कि कोई निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष जो है, निर्वाचन आयोग का अगर अध्यक्ष है, वो भी भारत के राज्य के अधीन आएगा। यदि कोई विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के अधीन है, विश्वविद्यालय जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। या राज्य की डिफिनेशन में आपको हाई कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स, कोई भी हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, संसद है, विधानसभा है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोई भी क्षेत्र होगा जो भारत सरकार के अधीन रहेगा, राज्य सरकार, कोई भी जगह हो गई, कोई कम जो भारत सरकार के शेयर के द्वारा कंपनी चल रही है, उन सभी को हम लोग भारत का राज्य मानेंगे, यानी वो सब राज्य के अधीन आएंगे। तो ये जान गए हैं कि चाहे वो कार्यकारी संसद, कोई भी कार्यकारी सरकार हो, कार्यकारी व्यक्ति हो, या पद में हो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, या विधायी जो विधानमंडल बना रहे, जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई, संसद शब्द यहाँ यूज हुआ है, उसी तरह विधानमंडल यूज हुआ है राज्यों के लिए, तो सब जो है तो भारत सरकार के अधीन आएंगे। स्थानीय निकाय में आप लोग जैसे समझ सकते हैं, स्थानीय निकाय जैसे यहाँ पर लिखा है ना, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, स्थानीय में आपका जो तो पंचायत आ गया, नगर पालिका हो गई, नगर पालिका, तो ये सब राज्य के अंतर्गत, इस राज्य के डिफिनीशन के अंतर्गत आएंगे। तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि राज्य यानी कि कोई जो 29 बड़े राज्य, 28 बड़े राज्य हैं, वो नहीं। राज्य का मतलब भारत सरकार के अधीन कोई भी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, राज्य सरकार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर कोई जगह आती है, वो सारी चीजें होंगी। जैसे कोई भी वैधानिक जो विधि के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओएनजीसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, हमने पहले ही बताया, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ओएनजीसी हो गया, ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया हो गया, जो भारतीय रेलवे हो गया, भारतीय रेलवे, यदि भारत के, तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और जो ये मौलिक अधिकार बात करेंगे, वो इन सब के बारे में बात करेंगे, यानी भारत सरकार के द्वारा जो कुछ भी संचालित किया जाएगा, वो सब राज्य के अंतर्गत आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो राज्य की डिफिनीशन दी है अनुच्छेद 12 में, वो किससे कहे, वो केवल किसी एक राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश। ये इसमें जो राज्य की डिफिनीशन दी गई है, वो भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त इंस्टीट्यूशन, समस्त व्यक्तियों पर भी ये राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत आएंगे। अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं, वो किस बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 13 कह रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो यानी मूल अधिकार से संबंधित जो असंगत है, या उसको अगर कोई भी अल्पीकरण कर रहा है, मूल अधिकारों को अगर कोई कुछ भी जो है तो घटा रहा है, मूल अधिकारों को कम करने वाली चीजें हैं, या उससे संबंधित जो संगतियां हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये कौन कौन सी चीजों को बात कर रहा है, उसका जो आर्टिकल 13 है, उसका सेक्शन पहला क्या कह रहा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग के उपबंधों के असंगत है। मतलब आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि भारत के संविधान, इस संविधान का प्रारंभ जैसे ही होगा, उसके ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी ऐसी गतिविधियां चल रही हो, कोई भी ऐसा चीज चल रहा हो जो इस मौलिक अधिकारों के, जो हमारे मौलिक अधिकार है 12 से लेके 35 तक, उनमें से यदि किसी भी क्षेत्र को कोई भी जो इस उपबंध के असंगत है, इस उपबंध की जो मौलिक अधिकार है उसके विरोध में है, तो सभी शून्य होंगे, यानी वैलिड नहीं माने जाएंगे, इनवैलिड होगा, उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। वो सारे विधियां, वो सारे कानून जीरो माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, यानी कि वो उनको लागू नहीं किया माना जाएगा।
क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सभी प्रवृत्तियां या विधियां वो सभी शून्य हो जाएंगी, इनवैलिड हो जाएंगी। तो आर्टिकल 13 का सबसेक्शन 1 जो कह रहा है वो ये कह रहा है। आर्टिकल 13 का सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी जो भारत का राज्य, अब राज्य क्या है उसको डिफिनेशन हम लोग समझ ही चुके हैं कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, हाई कोर्ट्स हो, पंचायत हो, नगर पालिका, कुछ भी हो। तो ऐसा कोई कंपनी है सरकारी, रेलवे है, वो कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ठीक, जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यानी कम यदि कोई भी अधिकारों को कर रहा है, कोई भी ऐसी विधि है कि जो या तो हमारे अधिकारों को छीन रहा है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छीनने का कार्य कर रहा है, या उनको कम करने का कार्य कर रहा है, मौलिक अधिकारों में जो तो उनका न्यूनीकरण कर रहा है, तो इस आधार पे इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि अगर जो इस कानून के द्वारा बनाया गया है वो कानून शून्य माना जाएगा, उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा यदि वह इस संविधान के, भारत के जो तो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है। तो वो ऐसे सारे कानून, ऐसे सारे नियम वो शून्य माने जाएगा, उनको इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मतलब राज्य, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसके अलावा अगली जो सेक्शन है तीसरा क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी राज्य के अलावा अन्यथा शब्द अगर नहीं लिखा गया है तो विधि के अंतर्गत, अब ये विधि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है विधि नहीं बनाएगा, वो विधि क्या है, तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले, यानी कोई भी नियम कानून बनाने वाली कोई भी संस्था हो, अध्यादेश हो, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा रहा हो, आदेश हो सरकार या स्थानीय पार्लियामेंट, विधानसभा या नगर पालिका या पंचायत के द्वारा कोई आदेश जारी कर रहा है, उपविधि बनाई जा रहे हैं, कानून के अंदर कोई नियम बनाए, कोई नियम हो, विनिमय हो, अधिसूचना हो, रूढ़ी हो, या कोई प्रथा ही हो, तो विधि के अंतर्गत ये सारी चीजों को शामिल किया जाए। ऐसे कोई रूढ़वादी विचारधारा हो या प्रथा, कोई कन्वेंशन चला आ रहा हो लगातार कई सालों से, तो इस विधि के अंतर्गत ये सब चीजें शामिल होंगी। यानी कोई भी नियम, कानून, रूल्स, आदेश, कुछ भी जो है तो ऐसा नहीं पारित किया जा सकता जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। इसके अलावा प्रवृत्त विधि क्या है उसको भी समझ लेते हैं, के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी विधानमंडल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले से ही निश्चित नहीं की गई है, चाहे किसी कोई विधि हो या कोई भी भाग हो, उस पर पूर्णतः या विशिष्ट प्रवर्तन में नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर अभी भी जो भारत हमारा राज्य क्षेत्र बन गया है और इससे पहले कोई भी विधि, पहले भले उसको हम लोग समाप्त किए हो कानून में या समाप्त नहीं किए हों, लेकिन उसको अभी भी जो कंटिन्यू नहीं रहेगा यदि वह इस हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सारी विधियां, सारे रूल्स जो पहले संविधान के प्रारंभ होने से पहले बनाई गई हों, वो सब अब जो तो यानी अंग्रेजों के समय बनाई गई हों, ऐसा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो सभी आज से समाप्त हो जाएंगे आर्टिकल 13 के लागू होते ही। अगला नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, उसको इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, यानी आर्टिकल 368 के अधीन कोई भी यदि अनुच्छेद, आर्टिकल 368 जो हमारा है, यानी आर्टिकल 368 में यदि कोई भी ऐसा संशोधन किया जा रहा है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसमें संशोधित कोई भी संशोधन जो है तो वह वैलिड नहीं होगा, यदि वह इनवैलिड हो जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा यदि वह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक, तो वो क्या होगा, इनवैलिड, ऐसा कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा 368 के तहत। उसको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जाया जा सकता है, क्योंकि वह मूल ढांचे के, हमारे जो मूल संविधान का मूल ढांचा है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, तो उसके विरोध चला जाता है। इसलिए हम लोग मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की दिशा में उसको जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जाएंगे, और वह जो है तो इसको इनवैलिड घोषित कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, यदि कब तभी ये जब जो है तो ये हमारे मूल अधिकारों का
उल्लंघन कर रहा होगा तब। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो मूल अधिकार है संविधान में। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे प्रारंभ में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो हमारा संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, उसको हटा करके अब 300A में जोड़ दिया गया है, जो अब हमारा एक कानूनी संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार रह गया है, मात्र कानूनी अधिकार रह गया है। अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्तमान में कितने हमारे पास मूल अधिकार हैं, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमको। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। तो वर्तमान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो उनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार वो दिया है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार। और ये है हमारे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, जिसमें जो है तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, भेद 15 बात करता है समानता की किसी आधार पर जन्म, लिंग, जात। फिर 16 जो है तो रोजगार में किसी प्रकार के अवसर की समानता रहेगी। फिर 17 अस्पृश्यता का अंत। फिर ये 18 जो है तो हम लोग कोई भी उपाधियां हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो अब समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि समता के अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बात की गई है। वो बात की है 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। यानी इसके बीच का कोई भी अनुच्छेद यदि आर्टिकल में संविधान में एग्जाम में परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है, जैसे पूछ लिया गया अस्पृश्यता का, जो हमारा अस्पृश्यता है जो आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, वह किस प्रकार के अधिकार का है? समता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है कि धर्म की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार में जब पूछ लिया जाएगा तो आपको उसको लगाना है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। फिर वही स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो ये अधिकार दिया गया है हमको स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में जो तो जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है, वो भी काफी विस्तृत है। हम लोग एक एक करके अभी आगे के लेक्चर्स में ये सारे अनुच्छेदों को, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये बता दिया जा रहा है कि इस अनुच्छेद में क्या चीजें दी गई हैं। अनुच्छेद 22 में जैसे क्या दिया गया है आपका, जो है तो डिटेंशन जब होता है किसी का, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 23 और 24 में दी गई है। यानी कोई भी बाल मजदूरी हो या किसी मानव के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी कोई भी व्यवस्था है, तो शोषण कोई भी अगर मानव के अधिकारों को कर रहा है कोई भी विधि, तो उसके जो तो विरोध में जो तो दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं मनुष्यों को कि उसका शोषण ना हो। ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसी प्रकार व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि कोई भी अनुसार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि किसी भी धर्म में विश्वास, आस्था, ये सब चीज़ों की जो आज़ादी दी गई है वो हमारे धर्म की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में। तो कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकता है, उस हिसाब से उस धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता है अपने अनुसार। तो ये धर्म की स्वतंत्रता की जो बात की है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में दी गई है। इसी प्रकार यदि हम लोग संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो माइनॉरिटी है या कोई भी व्यक्ति है, उनके संस्कृति और शिक्षा के संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, उनके भाषा का अधिकार, भाषा से संबंधित ये सारी चीज़ें जो है तो किस में दी गई है? संस्कृत और शिक्षा के अधिकार में, अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये आपको जरूर याद रखना है। जैसे संस्कृत और शिक्षा का अधिकार हम बता रहे हैं 29 और 30 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है। इसी प्रकार आपको सभी को याद में रखना है। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे यदि मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उससे संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? वो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। इसी कारण अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। हमारे जो संविधान है मौलिक अधिकार के संबंधित है, उसकी आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, क्योंकि ये मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आपको सीधे उच्च न्यायालय जाने की आज़ादी देते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट जो है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में जा सकते हैं। अब मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ विशेषताएं भी हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार हमारे ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, नागरिकों के लिए है, और कुछ अधिकार है ऐसे हैं कि जो भारत में रहने वाले किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, तो यानी विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यानी कुछ नागरिक केवल नागरिकों के लिए है, कुछ भारत में एक कोई भी रह रहा है विदेशी नागरिक उसके लिए भी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो यह है। दूसरा है कि ये न्यायोचित है, यानी इनको जो है तो न्यायालय में जाया जा सकता है यदि इनका उल्लंघन होता हो तो किसी भी व्यक्ति। तीसरा बात यह है कि इसका जो तो न्यायालय सुरक्षा या गारंटी देता है कि इस अनुच्छेद 32 में जैसे हम लोग पढ़ा है कि यदि कोई भी जो है तो आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपातकाल लग गया, आपातकाल, तो उस समय कुछ अधिकार आपके ऐसे हैं कि 20 और 21 जो अधिकार दिया गया है लोगों को, वो जो है तो कभी भी भंग नहीं किया जाएगा, उसको कभी भी जो है तो अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, यानी निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। जबकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है वो मौलिक अधिकार जैसे ही लागू होगा उसके तुरंत आधार पर जो है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही मौलिक अधिकार 19 स्थगित हो जाता है। लेकिन यह स्थगन जो है तो एक आधार पे नहीं होता, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, सशस्त्र विद्रोह, तो उस आधार पे जो है तो कभी भी जो है तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। केवल कब लगता है, मतलब ये निलंबित होगा आर्टिकल 19, ये होगा युद्ध के समय जो होता है या कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो जाता है, उस समय जो तो राष्ट्रीय जब घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय आर्टिकल 19 रद्द होगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है देश के अंदर या जिस सशस्त्र विद्रोह यदि होता है तो आर्टिकल 19 जो है तो हमारा अपने आप स्वतः ही रद्द नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद 14 से लेकर देखें, समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या लेके जितने भी अधिकार हो 30 तक, उनको कि कब जो है तो रद्द किया जाएगा, वो प्रेसिडेंट यानी हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उनका राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही बाकी अधिकार को हम रद्द कर सकते हैं, लेकिन केवल 20 और 21 को छोड़कर। तो इस बात का आपको लोग ध्यान रखिएगा, आपातकाल के समय भी 20 और 21 जो है तो कभी भी आपके निलंबित नहीं होंगे। 19 स्वतः निलंबित होगा, लेकिन दो आधारों पर, युद्ध के समय और विदेशी आक्रमण के समय, ना कि सशस्त्र विद्रोह के समय। बाकी अन्य अधिकार मिले हों और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही आपके निलंबित होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय। और हमने कुछ देखा है कि जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या बन गया है आपका न्यायालय का, मतलब वो बन गया है आपका कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी आपका क्या हो चुका है, कानूनी अधिकार। तो ये हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, इनको आप लोग समझिएगा। और आगे भी हम लोग इस तरह के कुछ जो भी प्रमुख विशेषताएं होंगी वो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक एक एक अनुच्छेद को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर में। तो हमारी जो आगे आने वाली वीडियोज है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये रहा हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली समस्त वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि एमपीपीएससी की हम लोग संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, एमपी व्यापक से संबंधित जितने भी ज्ञान होते हैं उसका भी आप लोग यहाँ पर पा जाएंगे। बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारे जैसे ही अगली क्लास का वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो तो इस लेक्चर्स की PDF उपलब्ध होगी, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको डेली क्विजेस कराए जाएंगे। तो ये क्विजेस का आप लोग जरूर सॉल्व करिए, ताकि आपको जो है तो प्रारंभिक परीक्षा के बेहतर अभ्यास हो सके। अच्छे अभ्यास के साथ आप लोग प्रारंभिक परीक्षा दीजिए। तो एक बार पुनः इतना ध्यान से सुनने के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू।